दोस्तों जस्ट इमेजिन कुछ एस्ट्रोनॉट्स पहली बार जुपिटर की मून यूरोपा पर जीवन की तलाश करने के लिए जाएं, पर उन्हें वहां आखिर कौन सी दिल दहला देने वाली चीज मिली जिससे कि सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। कहानी की शुरुआत 2030 से होती है, जहां पर नासा के वैज्ञानिक जुपिटर प्लैनेट की मून यूरोपा पर लगातार नजर रख रहे थे। काफी ज्यादा डीपली रिसर्च करने के बाद नासा वालों ने सभी के सामने यूरोपा के बारे में रिपोर्ट पब्लिश किया। दरअसल यूरोपा प्लैनेट की पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई है। हालांकि इस कंडीशन में हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन नासा वालों को यूरोपा प्लैनेट के बर्फ के नीचे कुछ हीट वेव्स दिखाई दी थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ के नीचे जरूर सिंगल सेल्स के जीव मौजूद होंगे। वैज्ञानिकों का मानना था कि वातावरण में और भी अजीब तरीके के जानवर रह सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को उस वातावरण में ढाल लिया है। इसीलिए अब अर्थ के बहुत सारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ये ट्राई करने लगे थे कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को यूरोपा पर मिशन करने के लिए भेजें। स्पेसएक्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने तो इस मिशन को स्टार्ट भी कर दिया था। स्पेसएक्स वाले टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसशिप में भेजने वाले थे, जो डायरेक्टली जुपिटर प्लैनेट के मून यूरोपा पर जाकर रुकेगा। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तब उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कुछ ही महीनों के अंदर अंदर स्पेसएक्स अपना मिशन लॉन्च भी कर देता है और अब वो 6 एस्ट्रोनॉट जिन्हें की काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, वो अपने एडवांस स्पेसशिप में बैठकर यूरोपा प्लैनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। अब यहाँ कई सालों के लंबे सफर के बाद एस्ट्रोनॉट्स यूरोपा प्लैनेट के काफी करीब पहुंच जाते हैं। उन्होंने तो अपनी पृथ्वी से लगभग 60 मिलियन की दूरी तय कर ली थी और शायद से वो लोग कुछ ही महीनों में यूरोपा प्लैनेट तक पहुंच भी जाएंगे। उन एस्ट्रोनॉट्स को बार बार अपने स्पेसशिप का रूटीन चेकअप करना पड़ता था, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि गड़बड़ी कहां पर हुई है। एक दिन सूर्य से बहुत सारी सोलर रेडिएशंस निकल गई थी, जो उनके स्पेसशिप से आकर टकरा जाती हैं, जिससे कि स्पेसशिप का मेन सिस्टम खराब हो जाता है। वो सारे एस्ट्रोनॉट्स पूरा ट्राई कर रहे थे कि वो स्पेसशिप को ठीक कर दें, नहीं तो जल्द से जल्द वो सब मारे जाएंगे। रूटीन चेकअप करने के बाद उन्हें ये पता चला कि स्पेसशिप के अंदर लीकेज हो गई है। इसीलिए अब एंड्रयू और जेम्स नाम के 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप के बाहर भेजा गया था इस लीकेज को ठीक करने के लिए। उन दोनों को जल्द से जल्द ये लीकेज ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्पेस सूट में ज्यादा ऑक्सीजन बची भी नहीं थी। एंड्रयू और जेम्स तो लगातार लीकेज के पास पहुंचकर उसे ठीक करने लगे थे, पर तभी अचानक एंड्रयू के स्पेस सूट में छेद हो जाता है, जिससे सूट की सारी ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी थी। जेम्स एंड्रयू को जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर लेकर जाता रहता है, इसीलिए अब जल्द से जल्द जेम्स एंड्रयू को स्पेसशिप के अंदर लेकर जाता है। पर थोड़ी देर बाद बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने जेम्स को ये बताया कि उसके हाथ पर काम करते समय हाइड्रोजन के कुछ खतरनाक लिक्विड्स लग गए हैं, और अगर जेम्स इस लिक्विड के साथ स्पेसशिप के अंदर आया तब उसकी रेडिएशन चारों तरफ फैल जाएगी, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि जेम्स को अपना स्पेस सूट वहीं पर निकाल कर अंदर आना पड़ेगा। ये बात सुनने में तो सिंपल लगती है, लेकिन अंतरिक्ष में 1 सेकंड भी बिना स्पेस सूट के रहना जानलेवा हो सकता था। जेम्स को भी ये बात पता थी कि वो अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए अब जेम्स एंड्रयू, जिसके स्पेस सूट में से लगातार ऑक्सीजन निकल रही थी, उसे स्पेसशिप के अंदर ढकेलकर दरवाजा बंद कर देता है। और अब जेम्स ने बाकी क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने का डिसीजन ले लिया था। वो तो धीरे धीरे अपने स्पेसशिप से काफी दूर जा रहा था। एंड में जेम्स अपने क्रू मेंबर्स और स्पेसशिप को देखता है, जो शायद से अब उसे कभी नहीं मिलेंगे। इस अचानक इंसिडेंट की वजह से क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड्रयू को लग रहा था कि जेम्स की मौत मेरी वजह से हुई है, पर क्रूमेट जेम्स के इस बलिदान को जाया जाने ही नहीं देने वाले थे, इसीलिए वो अपने यूरोपा प्लैनेट का मिशन कंटिन्यू करते हैं। बचे हुए सारे एस्ट्रोनॉट यूरोपा के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपने ऑर्बिटर में से एक छोटा सा स्पेस शटल निकाला, जो यूरोपा पर जाकर लैंड करेगा। उन सभी ने यूरोपा प्लैनेट पर एक सेफ जगह ढूंढ ली थी जहां पर उन्हें लैंड करना था, लेकिन अभी तक उनके सिस्टम की खराबी दूर नहीं हुई थी, इसीलिए वो अपने टारगेटेड पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाकर लैंड होते हैं। सारी चीजें एकदम नॉर्मल तरीके से होने के बाद वो सब यूरोपा प्लैनेट के इन्वायरमेंट को स्टडी करने लग गए थे। एस्ट्रोनॉट्स को पता था कि यूरोपा प्लैनेट का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं है, इसीलिए कोई भी स्पेस सूट पहनकर भी बाहर जा ही नहीं रहा था। उन सभी ने डिसाइड किया कि वो ड्रिलिंग मशीन से ही पानी के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, इसीलिए अब कमांड देने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ड्रिलिंग मशीन से पानी के सैंपल्स कलेक्ट करने लगे थे। इसके लिए उन्हें बर्फ को छेदते हुए पानी के काफी अंदर तक जाना पड़ेगा। वो लोग जल्द से जल्द अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके वापस जाना चाहते थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे आने वाली चीजें उनकी जिंदगी बदलने वाली हैं।
उन सभी को यूरोपा प्लेनेट की सतह पर टाइम टाइम पर झटके लग रहे थे। दरअसल ये सारी चीजें तापमान के बदलने के कारण हो रही थी, जिससे कि बर्फ लगातार पिघलती जा रही थी। सभी लोग इसे एक नेचुरल एंटिटी समझकर इग्नोर करते रहते हैं। अब यहाँ एंड्रयू चैम्बर में बड़ी आराम से बैठा हुआ था, तभी अचानक उसे स्पेसशिप की विंडो से एक लाइट दिखाई देती है। एंड्रयू तो लाइट्स को और अच्छे से देखने के लिए विंडो के काफी पास चला गया था। ताज्जुब की बात यह होती है कि वो सारी लाइट्स यूरोपा प्लेनेट के सतह से आ रही थी, जो कि इम्पॉसिबल है। एंड्रयू ने यहाँ पर तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास जाकर ये सारी बातें बता दी थी। जब एंड्रयू के सारे एस्ट्रोनॉट दोस्तों ने रिकॉर्डिंग चेक की, तब यूरोपा प्लेनेट के रेडिएशन के कारण वो सब रिकॉर्डिंग अच्छे से देख नहीं पाते, जिससे कि सभी को लगने लगा था कि एंड्रयू को हेलुसिनेशन हुए हैं। सभी लोग इस बात को भूलकर अपने काम पर लग जाते हैं। एंड्रयू लगातार स्पेसशिप के विंडो पर देखता ही जा रहा था। अब यहाँ कई घंटों तक बर्फ के अंदर ड्रिलिंग करने के बाद उनकी मशीन काफी गहराई में पानी तक पहुंच गई थी, यानी कि अब वो सब पानी के सैंपल्स इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने यूरोपा प्लेनेट की सतह के नीचे जो पानी मौजूद था उसके कंपोजिशन भी देखना स्टार्ट कर दिया होता है, जैसे कि पानी के अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज और ईंधन मौजूद हैं। तभी उन्हें पानी की कुछ गहराइयों में आवाजें और लाइट्स दिखाई देती हैं। इसी बात को पता करने के लिए उन लोगों ने अपने कैमरा को और अंदर भेज दिया। पानी के अंदर वाइब्रेशंस तो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे थे और अब जिसका डर था वही हुआ। कैमरा के सामने काफी तेजी से बहुत ही बड़ी लाइट आती है और इसके बाद अगले ही मोमेंट में कैमरा का कनेक्शन टूट जाता है। सारे क्रू मेंबर्स इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब जाकर सारे लोग एंड्रयू की बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सब अब यूरोपा प्लेनेट के पानी के सैंपल्स नहीं ले पाएंगे, और अगर उन्होंने पानी के सैंपल्स नहीं लिए तब इस मिशन का कुछ फायदा ही नहीं होगा। इस बात पर उनके टीम में काफी ज्यादा डिस्कशन होते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में जरा भी नहीं सोच रहा था कि प्लेनेट के नीचे वो लाइट्स कहां से आएं। अब उन्हें कैसे भी करके सैंपल्स इकट्ठा ही करना होगा। इसलिए केटी नाम की एक एस्ट्रोनॉट डिसाइड करती है कि वो सतह पर जाकर सैंपल्स इकट्ठा कर लेगी। केटी ने जल्द से जल्द स्पेस सूट पहना और यूरोपा प्लेनेट के ऊपर जाकर कदम रख दिया। सभी लोग केटी को बहुत ही प्राउड से देख रहे थे, क्योंकि वो पहली इंसान बन चुकी थी जिसने यूरोपा प्लेनेट के ऊपर पहला कदम रखा था। केटी जल्द से जल्द अपने इक्विपमेंट्स यूज करके पानी के सैंपल्स कलेक्ट कर लेती है। उस पानी के ऊपर क्विक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें ये कंफर्म हो गया कि पानी में बहुत सारे लिविंग बैक्टीरियाज मौजूद हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि यूरोपा प्लेनेट पर जीवन मौजूद है। क्रू मेंबर्स को जब ये बात पता चली तब वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनके इतने सालों की मेहनत अब जाकर रंग ला रही थी। केटी भी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है। अब यहाँ डेविड जो स्पेसशिप में बैठकर केटी को गाइड कर रहा था, वो उससे कहता है जल्द से जल्द सैंपल लेकर वापस आने को। लेकिन यहाँ पर तो केटी कुछ ही दूर पर एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। केटी को तो बर्फ के नीचे से कुछ लाइट्स दिखाई दे रही थी, इसीलिए डेविड के मना करने के बाद भी वो उस लाइट के पीछे चली जाती है। डेविड केटी के हेलमेट पर लगे कैमरे की मदद से सारी चीजें देख रहा था, जिससे कि पता चलता है कि बर्फ के नीचे जरूर कोई चीज मौजूद है। सभी क्रूमेट्स की निगाहें वीडियो रिकॉर्डिंग पर ही चल रही थी। अब यहाँ केटी को बर्फ के अंदर की लाइट्स और भी अच्छे से दिखे, इसीलिए उसने अपने हेलमेट की लाइट्स बंद कर दी थी, जिससे कि उसे वो सारी लाइट्स काफी तेजी से दिखाई देने लग जाती हैं, मानो कि वो सब केटी के तरफ ही मूव हो रही थी। पर यहाँ कुछ ही देर बाद केटी जिस बर्फ के पोर्शन पर खड़ी हुई थी वो अचानक से पूरा टूट जाता है। केटी तो लगातार पानी के अंदर जाने लगी थी। डेविड और बाकी एस्ट्रोनॉट केटी को ट्रैक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई चीज केटी को लगातार अंदर खींच रही है। उनका कांटेक्ट केटी से पूरी तरीके से टूट चुका था, इसीलिए डेविड सिर्फ कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, जिसमें दिखाया जा रहा था केटी अपने सामने किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। उसके आंखों की पुतलियों में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, और अब अगले मोमेंट में कैमरा रिकॉर्डिंग का भी कनेक्शन टूट चुका था। सभी लोग तो इस बात से काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। बात इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे थे। उन्हीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये तो समझ में आ जाता है कि बर्फ के नीचे कोई न कोई एडवांस लाइफ फॉर्म मौजूद है और उसी ने ही केटी को खत्म किया होगा। इसीलिए अब बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स ने जल्द से जल्द पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए और यूरोपा प्लेनेट से वापस अर्थ पर जाने का मिशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जल्द से जल्द लैंडर को स्टार्ट कर दिया ताकि वो सब ऑर्बिट में पहुंच सकें। पर यहाँ लैंडर तो काफी ऊंचाई तक जाने के बाद वापस से नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि लैंडर की सारी पावर्स टेक्निकल इश्यू की वजह से बीच में ही खत्म हो चुकी थी और अब वो सब तो तेजी से जमीन के ऊपर गिरने वाले थे।
विलियम नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपना सीट बेल्ट ओपन कर लेता है ताकि वो जल्द से जल्द स्पेसशिप के वाटर शील्ड को ऑन कर दे, जिससे यूरोपा प्लैनेट की कोई भी रेडिएशन स्पेसशिप में नहीं आ सकती थी। इन सारी चीजों में विलियम काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया था और अब तो लैंडर भी जमीन पर आकर क्रैश लैंड हो जाता है। हालांकि सही टाइम पर स्पेसशिप की वाटर शील्ड ऑन हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद सभी को ये पता चला कि विलियम की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल विलियम ने वाटर शील्ड ऑन करने के लिए अपने सीट बेल्ट्स ओपन कर लिए थे, जिससे कि काफी तेजी से नीचे गिरने के बाद उसके सर में चोट लग गई और वो मर गया। इस क्रैश लैंडिंग में उनके स्पेसशिप का काफी ज्यादा सिस्टम खराब हो चुका था। वाटर शील्ड भी धीरे धीरे कम होने लगी थी, यानी कि अब धीरे धीरे रेडिएशन स्पेसशिप के अंदर भी आ जाएगी। स्पेसशिप के अंदर अब 3 एस्ट्रोनॉट्स बचे हुए होते हैं, एंड्रयू, डेविड और जोया। पर अब हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला था। एंड्रयू और डेविड ने जोया के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो दोनों खुद बाहर जाकर स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जोया तो उन सभी को स्पेसशिप के अंदर ही रुककर लगातार गाइड करती रहेगी। डेविड, जिसने कि सबसे पहले बाहर निकलने के लिए स्पेसशिप का डोर ओपन कर दिया था, उसे भी बर्फ के अंदर वो सारी लाइट्स दिखाई देती हैं जिसे कि केटी ने देखा था। वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक क्रिएचर होता है जिसने अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स की मदद से डेविड को अंदर खींच लिया था। एंड्रयू और जोया ने तो ये सारी चीजें वीडियो रिकॉर्डिंग्स की मदद से देख ली होती हैं और अब तो उन्हें पता था कि जमीन के अंदर एक जानलेवा क्रिएचर मौजूद है। हालांकि वो दोनों कितना भी कर लें उस क्रिएचर से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए एंड्रयू जोया के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उन दोनों को कैसे भी करके उनका कनेक्शन अर्थ वालों से जोड़ना पड़ेगा ताकि वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वहां पर शेयर कर सकें, जिससे ये पता चल जाएगा कि यूरोपा प्लैनेट पर कैसे लाइफ फॉर्म मौजूद हैं। लेकिन अर्थ के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करना होगा, जिसका मतलब ये था कि उन दोनों को अपनी लाइफ की कुर्बानी देनी होगी। एंड्रयू तो बड़ी हिम्मत करते हुए जोया को लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करने के लिए कह देता है ताकि सारी रिकॉर्डिंग्स अर्थ वालों तक चली जाएं। थोड़ी देर बाद एंड्रयू जैसे ही डोर के पास गया, उसे भी खतरनाक क्रिएचर ने अपने टेंटिकल्स की मदद से खींच लिया था। यहाँ जोया अर्थ वालों से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में कामयाब भी हो जाती है, जिससे कि अब सारी रिकॉर्डिंग्स अर्थ वालों तक सेंड की जा रही थी। जोया तो यहाँ जानबूझकर अपने स्पेसशिप का मेन डोर ओपन कर देती है, जिससे कि कैमरा रिकॉर्डिंग में उस क्रिएचर की तस्वीरें एकदम प्रॉपर आ सकें। और अब तो उस खतरनाक क्रिएचर ने पूरे स्पेसशिप को ही अंदर खींच लिया था। जोया भी यहाँ बड़ी बुरी तरीके से मारी जाती है, लेकिन उन सभी एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देकर एक ऐसी खोज कर ली थी जिसे कि अब अर्थ वाले लोग भी देख सकते थे। कैमरा रिकॉर्डिंग में प्रॉपरली कैप्चर हुआ होता है कि एक बड़ा सा क्रिएचर जिसके काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं, वो यूरोपा प्लैनेट की जमीन के अंदर मौजूद होता है। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।